डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 1। एक बड़ा सा विला जो कि दिखने बहुत सुंदर था। उस विला के सेकंड फ्लोर पर एक लड़की जिसने व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था, उसके साथ उसने रेड कलर का दुपट्टा कैरी किया हुआ था जिससे वह काफी खूबसूरत लग रही थी। उसके कपड़ों से ही उसकी सादगी झलक रही थी। वह अपने कमरे से एक तक बाहर की ओर देख रही थी। उसकी हेजल ब्राउन आंखें बिल्कुल हिरनी की तरह प्यारी और मासूम थी, पर इस वक्त उसकी आंखें रोने के कारण लाल हो गई थी। उसकी हेजल ब्राउन आंखें इस वक्त काजल से सनी हुई थी, पर रोने के कारण वह काजल उसकी आंखों से थोड़ा फैल गया था जिससे वह बहुत ही लुभावने लग रही थी, जैसे कि कोई पेंटिंग हो। उस लड़की का चेहरा बच्चों की तरह मासूम था। उसके होंठ किसी स्ट्रॉबेरी की तरह बिल्कुल लाल लाल थे। इस वक्त उस लड़की ने अपने फेस पर बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया था, फिर भी वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसके होठों के ऊपर एक काला तिल था जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लग रहा था। उसके बाल बहुत ही सिल्की और काफी लंबे थे जो उसकी कमर तक आ रहे। खिड़की खुली होने के कारण उसके बाल हवा के साथ बातें कर रहे थे और बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, पर वह बिना किसी इमोशन के अपनी आंखों में आंसू लिए बाहर का नजारा देख रही थी। इस वक्त गले में उसने एक छोटा सा मंगलसूत्र पहना हुआ था। उस पर डायमंड से कुणाल लिखा हुआ था। उसने अपनी मांग में सिंदूर भरा हुआ था जिससे ये पता चल रहा था कि वह लड़की शादीशुदा है। वह लड़की बिना अपनी पलकें झपकाए सामने एंट्री गेट पर देख रही थी और उसकी आंखें किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, पर उसे हमेशा की तरह निराशा ही हाथ लगी। वह कुछ सोचकर अपने आंसू पोंछती है और अपने पेट पर हाथ रखते हुए अपने पेट को सहलाने लगती है और खुद से ही बातें करते हुए कहती है, बेबी आप टेंशन मत लीजिए, मैं रो नहीं रही थी। जब आप इस दुनिया में आएंगे तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इतना कहकर वह अपने पेट पर हाथ फिराने लगती है और जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, बेबी जब आप इस दुनिया में आएंगे तो आप अपने डैडी से बिल्कुल बात मत करना, क्योंकि वह मुझे बहुत परेशान करते हैं। आप मेरा बदला उनसे जरूर लेना। इतना कहकर वो अपने आने वाले बच्चे से शिकायत करने लगती है, क्योंकि वह लड़की इस विला में अकेली रहती थी। उसके सिवा विला के अंदर सिर्फ 4 मेड थी जो उस लड़की का ख्याल रखती थी। वह लड़की अपने फुले हुए पेट पर हाथ से सहलाते हुए सीधा जाकर बेड पर बैठ जाती है और अपने कमरे में लगी बड़ी सी तस्वीर को देखने लगती है। ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि उस लड़की की और उसके पति कुणाल की थी। वह अपने बिना भाव के चेहरे से सामने टंगी फोटो को देखने लगती है। उस फोटो में वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी और उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। उसकी वह स्माइल जो अब कहीं गायब हो चुकी थी, क्योंकि जब वह लड़की स्माइल करती थी तो उसके दोनों गालों पर प्यारे से डिंपल पड़ते थे जिसे वह और भी ज्यादा खूबसूरत लगती थी। वही उसके बगल में खड़ा उसका पति, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वह जबरदस्ती मुस्कुरा रहा था। वही वह लड़की अपनी शादी की फोटो को निहार ही रही थी कि अचानक से एक मेड आकर उस लड़की के कमरे का दरवाजा नॉक करते हुए कहती है, ख्वाहिश मैडम आपका ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। इतना कहकर वह अपने हाथ बांधे दरवाजे पर खड़ी रहती है। वही ख्वाहिश बिना मन के अपने बेड से उठती है और अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए अपने कमरे से उस मेड के साथ बाहर निकल जाती है। वह सीढ़ियों से उतरते हुए इस विल को ध्यान से देख रही थी, क्योंकि विला में रखी हर एक चीज काफी एंटीक और एक्सपेंसिव थी, यहाँ तक कि वहां पर रखे फ्लावर पॉट की कीमत भी करोड़ों में थी। पर अब उसे इस सब चीजों को देखकर घुटन महसूस होती थी। उसे लगता था कि किसी ने उसे सोने के पिंजरे में कैद कर दिया हो और उसे सांस भी ना आ रही हो। वही ख्वाहिश नीचे लिविंग हॉल को अपनी एक नज़र देखकर तुरंत ही धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगती है, क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी और उसका 6वां महीना चल रहा था, इसलिए वह कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहती थी। इस वक्त उसने अपने पैरों में फ्लैट स्लीपर पहन रखे थे। इतने सिंपल लुक में भी ख्वाहिश किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। वही ख्वाहिश संभलते हुए अपने धीमे धीमे कदमों से सीधा डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है। ख्वाहिश डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे वहां पर कांच के अंदर बने बहुत ही बड़े एक्वेरियम को अपने हजल ब्राउन आंखों से देखने लगती है, क्योंकि वह एक्वेरियम बहुत बड़ा था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वह सच में समुद्र हो, क्योंकि विला की जो साइड वॉल थी जो पूरी कांच की बनी हुई थी और उसमें बहुत बड़ा एक्वेरियम बनाया हुआ था जिसमें कई सारी मछलियां और समुद्री जीव मौजूद थे। जब वो वहां देखती है तो उसे अपने अंदर थोड़ा सुकून महसूस होता है। उसे खाने का बिल्कुल मूड नहीं था, पर वह मजबूर थी। वही 2 मेड तुरंत ही किचन में से ख्वाहिश के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है जो कि डॉक्टर के दिए डाइट के अनुसार था। वही ख्वाहिश बिना किसी इमोशन के ब्रेकफास्ट करने लगती है।
वही सारी मेंडेस को ख्वाहिश को ऐसे देखकर उन्हें ख्वाहिश पर दया आने लगती है। कुछ ही देर में ख्वाहिश अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके डाइनिंग टेबल से उठकर सीधा हॉल में पड़े सोफे पर आकर बैठ जाती है। वही जो मेड ख्वाहिश को ऊपर कमरे में बुलाने गई थी वह तुरंत ही अपने हाथ में टीवी का रिमोट लिए टीवी को ऑन कर देती है। उसके बाद वह अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए ख्वाहिश को देखने लगती है, क्योंकि वह मेड ख्वाहिश को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जहां पर न्यूज़ शो हो रही थी जिसमें एक आदमी बड़ी एरोगेंट तरीके से रेस्टोरेंट से बाहर आ रहा था, उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नहीं थे। उसके आसपास कई सारे बॉडीगार्ड अपने हाथों में राइफल लिए उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिससे उस आदमी को कोई छू भी ना पाए। वही उसके बगल में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की चल रही थी और उसने अपने चेहरे पर भर भर कर मेकअप किया था और काफ़ी रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी, जिससे वह खूबसूरत दिख रही थी। वही उस लड़की ने अपने एक हाथ से अपने बगल में खड़े आदमी का हाथ पकड़ा हुआ था। वही ख्वाहिश जब ये देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही सामने चल रही न्यूज़ चैनल पर बार बार बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आ रहा था, क्या एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन मिस्टर कुणाल कपूर क्या अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी के साथ रिलेशनशिप में है। बार बार यह हेडलाइन टीवी पर शो हो रही थी। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि ख्वाहिश का पति कुणाल कपूर था, जो कि एशिया के नंबर 1 कंपनी कपूर कॉरपोरेशन का इकलौता मालिक था। वही जब ख्वाहिश की साइड में खड़ी दूसरी मेड जब यह न्यूज़ देखती है तो तुरंत ही टीवी को बंद कर देती है और ख्वाहिश से कहती है, मैम सर आज ही लंदन से वापस आए हैं, मुझे लगता है वह किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में होटल में गए होंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इन रिपोर्टरों का तो काम ही होता है बात का बतंगड़ बनाना। वही जो मेड ये बोल रही थी उसका नाम मारिया था, जो कि एक अधेड़ उम्र की औरत थी जो ख्वाहिश को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि ख्वाहिश बहुत ही सिंपल और सरल किस्म की लड़की थी। इसलिए वह ख्वाहिश को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह सब झूठ है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि ख्वाहिश जरा सा भी दुखी हो। वही ख्वाहिश अपने चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान लिए मारिया से कहती है, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मेरे लिए यह कोई पहली बार नहीं है जब मैं इस तरह की न्यूज़ देख रही हूँ, आए दिन ऐसी न्यूज़ आती रहती है, अब मुझे ऐसी न्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना कहकर अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कान लिए मारिया से कहती है, मारिया मुझे कहीं बाहर घूमने जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। वही मारिया जब ये सुनती है तो थोड़ा घबरा जाती है और फिर ख्वाहिश से कहती है, पर मैडम अगर सर को पता चला तो। वही ख्वाहिश मारिया से कहती है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस चीज़ से फ़र्क पड़ता होगा कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। इतना कहकर ख्वाहिश अपने कदम विला के बाहर बढ़ा देती है। वही सारे बॉडीगार्ड जब ख्वाहिश को देखते हैं तो तुरंत अपना चेहरा नीचे कर लेते हैं, क्योंकि वह गलती से भी ख्वाहिश को नहीं देख सकते थे। वही जब बॉडीगार्ड ख्वाहिश को बाहर जाता हुआ देखते हैं तो तुरंत ही घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके बॉस ने उन्हें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया था कि वह ख्वाहिश का पूरा ध्यान रखें और उसे इस विला के बाहर न जाने दे। इसलिए तो ख्वाहिश कभी भी कहीं नहीं जाती थी, वह हमेशा विला के अंदर और गार्डन में ही अपना टाइम बिताती थी। अगर उसे कोई कपड़े खरीदने हो तो भी उसके कपड़े भी मेड लाया करती थी। वही ख्वाहिश ने आज सोच लिया था कि आज कुछ भी हो जाए वह आज बाहर जाकर रहेगी, क्योंकि उसका यहाँ दम घुटने लगा था। अगर वह कुछ देर यहाँ रही तो वह अपने आप से कंट्रोल खो देगी और अपने अंदर दबे हुए दर्द को रोक नहीं पाएगी। क्योंकि पहले कुणाल की वजह से वह यहाँ से बाहर नहीं जाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि कुणाल उसके लिए पॉजिटिव है, इसलिए वह नहीं चाहता कि उस पर कोई भी मुसीबत आए। पर जैसे समय बीतता रहा उसकी सारी गलतफहमी दूर हो गई। सच बात तो यह थी कि ख्वाहिश को लगता था कि अगर वह कुणाल की सारी बातें मानती रहेगी तो कुणाल उसके साथ पहले जैसा बर्ताव करेगा और जिसे उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ख्वाहिश को कुणाल का सच उसकी सुहागरात के दूसरे दिन ही पता चल गया था, पर वह अपने रिश्ते की खातिर अब तक सब कुछ सह रही थी और उसकी बातें मान रही थी। अब ख्वाहिश ने सोच लिया था कि वह उसका कहा नहीं मानेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए वह इन सबको भूलने के लिए बाहर जाना चाहती थी, क्योंकि भले ही यह विला जंगल के बीचों बीच बना हो और काफ़ी हरियाली हो, पर अब उसे इस विला से नफरत होने लगी थी। जब पहली बार वह यहाँ शादी करके आई थी तो उसकी आंखों में अपने आने वाले फ्यूचर के लिए काफ़ी सारे सपने थे, पर अब उसकी आंखों में ना ही वह चमक थी और ना ही वह सपने। जब उसकी शादी हुई थी तो उसे लगता था कि वह इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की है, पर जब आज वह पीछे मुड़कर देखती है तो उस समझ आता है कि वह एक बेवकूफ़ थी जो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठी थी। वही ख्वाहिश वहां से जा ही रही होती है कि अचानक से 2 बॉडीगार्ड आकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं और अपना सर नीचे झुकाते हुए ख्वाहिश से कहते हैं,
मैडम प्लीज आप अंदर जाए, सर ने हमको मना किया है कि हम आपको कहीं बाहर न जाने दे। वही ख्वाहिश तुरंत ही उनको अपने हाथों से धक्का देने को होती है कि बॉडीगार्ड तुरंत ही पीछे हट जाते हैं, क्योंकि अगर उनके बॉस को ये पता चल गया कि उनकी लेडी बॉस ने उन्हें छुआ है तो उनके बॉस उन्हें जिंदा दफना देंगे। इसलिए वह बॉडीगार्ड अपनी रोनी सी शक्ल बनाकर ख्वाहिश से कहते हैं, मैडम प्लीज आप समझने की कोशिश करिए, अगर सर को ये पता चल गया तो वह हमारी जान ले लेंगे। वही ख्वाहिश उनकी ऐसी मायूस शक्ल देखकर तुरंत ही मारिया को एक आवाज लगाती है और मारिया कहती है, मारिया आंटी जल्दी से मेरा फ़ोन मुझे ला कर दो। वही मारिया जब ख्वाहिश की आवाज़ सुनती है तो तुरंत ही हड़बड़ाते हुए सीधा ख्वाहिश के कमरे के अंदर जाने लगती है और कुछ ही देर में विला के बाहर आकर ख्वाहिश का फ़ोन ख्वाहिश को देती है। वही ख्वाहिश बिना देर किए अपने फ़ोन में एक नंबर डायल कर देती है। वही वह बार बार कॉल करती है पर सामने से कोई भी कॉल नहीं उठाता, जिससे ख्वाहिश गुस्सा हो जाती है और फिर तुरंत ही दूसरा नंबर डायल करती है जो कि कुणाल कपूर के पर्सनल असिस्टेंट कबीर का था। एपिसोड 2। शहर के बीचों बीच बनी 4 आलीशान बिल्डिंग जो कि इस वक्त पूरी कांच की बनी थी और उसकी ऊंचाई आसमानों को छू रही थी और उसके बीच में एक बड़े बड़े कैपिटल अक्षरों में कपूर कॉरपोरेशन लिखा हुआ था। उस बिल्डिंग की खूबसूरती ऐसी लग रही थी मानो कोई हीरा चमक रहा हो, क्योंकि सूरज की रोशनी के कारण पूरी बिल्डिंग इस वक्त जगमगा रही थी। वही उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक आलीशान केबिन बना हुआ था और उस केबिन में एक आदमी अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी आलीशान चेयर पर बैठा हुआ था। वह आदमी इतना सुंदर था कि उसे देखकर कोई भी उस पर मोहित हो जाए। वह इस वक्त किसी तराशी हुई मूर्ति की तरह अपनी आलीशान चेयर पर बैठा हुआ था। उसका एक्सप्रेशनलेस चेहरा उसे और भी ज्यादा हैंडसम और रॉयल बना रहा था, मानो वह कोई बहुत बड़ा महाराजा हो। वह इस वक्त अपने हाथ में एक फाइल लिए उसे गौर से पढ़ रहा था। वही उसकी डेस्क पर पड़ा उसका फ़ोन बार बार रिंग कर रहा था पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वही डेस्क की दूसरी ओर उसका पर्सनल असिस्टेंट खड़ा था जो अपनी डरी हुई नज़रों से अपने बॉस को देख रहा था, जो जानबूझकर उस कॉल को अटेंड नहीं कर रहे थे। वही उसका पा जानता था कि यह कॉल किसका है पर वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। वहीं कुछ ही देर में फ़ोन की रिंगटोन सुनाई देना बंद हो जाती है, जिससे वह आदमी अपनी गहरी काली आंखों से सामने पड़े अपने फ़ोन को एक नज़र देखता है और फिर से अपना चेहरा अपनी फाइल की ओर करके उस फाइल को पढ़ने लगता है। वही उसका असिस्टेंट कुछ कहने ही वाला होता है कि अचानक से उसका फ़ोन बजता है, जिससे वह तुरंत ही अपना फ़ोन निकाल कर उसमें शो हो रहे नाम को देखता है। जब वह ख्वाहिश का नाम अपने फ़ोन पर देखता है तो तुरंत घबरा जाता है और अपनी घबराई हुई नज़रों से सामने चेयर पर बैठे आदमी को देखने लगता है। वही वह आदमी और कोई नहीं बल्कि कूपर कॉरपोरेशन का इकलौता मालिक और कपूर फैमिली का हेड कुणाल कपूर था, जो कि एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन था। अभी तक पूरी दुनिया को यह नहीं पता था कि कुणाल कपूर शादीशुदा है, इसलिए उसे मोस्ट हैंडसम एलिजिबल बैचलर के तौर पर जाना जाता था, क्योंकि कुणाल की पर्सनैलिटी सबसे अलग थी, जिसकी वजह से सब कुणाल कपूर के दीवाने थे। हर एक एक्ट्रेस, चाहे वह हॉलीवुड की हो या फिर बॉलीवुड की, वह कुणाल कपूर के साथ अपना नाम लिंकअप होना भी अपना नसीब समझती थी, क्योंकि अगर उसका नाम कुणाल कपूर के साथ जुड़ गया तो रातों रात उसकी मार्केट में वैल्यू कई ज़्यादा बढ़ जाती थी और उसे फिल्म और ब्रांड प्रमोशन के अच्छे अच्छे ऑफर मिलते थे। इसलिए सारी लड़कियां कुणाल के पीछे पागल थी। वही बिजनेस वर्ल्ड में जितने भी अमीर आदमी थे उनमें से कुणाल कपूर सबसे टॉप पर था, जिसकी वजह से बिजनेस वूमेन भी कुणाल के साथ अपनी शादी का सपना देखती थी। वही कुणाल के पास लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। आए दिन उसका नाम किसी न किसी एक्ट्रेस और मॉडल से जुड़ ही जाता था, पर कुणाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुणाल कपूर एक 27 साल का हैंडसम लड़का था जो कि किसको भी अपना दीवाना बना सकता था। उसकी हाइट 6 फीट 1 इंच थी। उसकी बॉडी किसी जिम ट्रेनर की तरह वेल मेंटेन, शार्प जो लाइन उसके चेहरे के फीचर किसी फॉरेनर लड़के की तरह बहुत ही अट्रैक्टिव थे और उसके वह हल्के ब्राउन बाल उसे और भी हैंडसम बनाते थे। उसकी काली गहरी आंखें जिसमें कोई भी लड़की डूब जाए, क्योंकि उसकी आंखें ऐसी थी कि अगर कोई लड़की उसे देख तो उसमें खो जाए। उसका चेहरा हर वक्त इमोशनलेस रहता था, जिससे कोई भी इंसान ये पता नहीं लगा सकता था कि वह क्या सोच रहा है। कुणाल कपूर काफ़ी मिस्टीरियस किस्म का आदमी था। वह कपूर खानदान का हेड था, जिसकी वजह से उसे बचपन से ही सारी चीज़ सिखाई गई थी। वह हर तरह की फाइटिंग स्किल जानता था, साथ ही साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो कुणाल कपूर नहीं कर सकता था। वह आईटी में एक्सपर्ट था और बिजनेस वर्ल्ड में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। इंडिया के नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के बिजनेसमैन उसके साथ काम करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि कुणाल कपूर एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड था, जिसकी वैल्यू वर्ल्ड के बिजनेस में टॉप पर थी। कूपर कॉरपोरेशन पूरे वर्ल्ड में फैली हुई थी और अलग अलग देश में उनकी अलग अलग ब्रांचेस थी, जहां पर सारा अंपायर कुणाल कपूर संभालता था।
कपूर फैमिली इतनी रिच होने के बावजूद भी उनमें कोई घमंड नहीं था, क्योंकि कुणाल की फैमिली हर साल कई सारे बच्चों को उनकी पढ़ाई में हेल्प करती थी। साथ ही साथ देश और दुनिया में हर जगह चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू वहां के गरीब और छोटे बच्चों को हेल्प करती थी। साथ ही साथ कपूर फैमिली के खुद के अस्पताल थे जो मिडिल क्लास लोगों से लेकर बड़े अमीर लोगों को टॉप फैसिलिटी देते थे। अगर कोई गरीब इंसान उनके हॉस्पिटल में जाए और उसके पास पैसे ना हो तो कपूर फैमिली खुद उनका खर्चा उठाती थी, इसलिए तो सारे लोग कपूर फैमिली की काफ़ी इज्जत करते थे। कपूर फैमिली यूँ तो काफ़ी बड़ी थी, पर सारे लोग इंडिया में नहीं रहते थे, बल्कि अलग अलग देश में उनके अलग अलग बिजनेस थे। उन सब में सबसे ज़्यादा काबिल कोई था तो वह था कुणाल कपूर, जिसकी वजह से उसे कपूर फैमिली का हेड बनाया गया था, क्योंकि कपूर फैमिली का हेड बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। पहले सिर्फ कपूर फैमिली इंडिया में ही फेमस थी, पर जब से कुणाल कपूर ने कंपनी की भाग दौड़ संभाली थी तब से कंपनी वर्ल्ड की टॉप 2 कंपनी में आती थी और एशिया की नंबर 1, क्योंकि कुणाल ने छोटी उम्र से ही बिजनेस वर्ल्ड में अपना सिक्का जमाया था और अब कुणाल बिजनेस वर्ल्ड का वह शेर बन गया था कि सब उससे डरते थे। वही कुणाल अपनी गहरी काली आंखों से अपने सामने खड़े अपने असिस्टेंट को घूरने लगता है, जिससे उसका असिस्टेंट कबीर तुरंत ही फोन पिक कर लेता है और उसे स्पीकर पर डाल देता। वही सामने से ख्वाहिश की प्यारी सी आवाज़ सुनाई देती है। वह कबीर से कहती है, हेलो कबीर, कुणाल वहाँ पर है क्या? इस वक्त उसकी आवाज़ काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी। वही कबीर जब ये सुनता है तो अपनी नज़रें ऊपर करके अपने बॉस को देखने लगता है। वही कबीर तुरंत ही ख्वाहिश से कहता है, नहीं मैडम सर इस वक्त मीटिंग में बिजी है। वही कबीर ऐसे जवाब देता है जैसे कुणाल ने उसे पहले से ही सब कुछ समझा दिया हो, क्योंकि हर बार ऐसा होता था जब ख्वाहिश कुणाल को फ़ोन करती थी वह उसका फ़ोन नहीं उठाता था और हमेशा कबीर उसके मीटिंग में होने का बहाना बना देता था। वही ख्वाहिश जब ये सुनती है तो उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ जाती है और वह कबीर से कहती है, मुझे बाहर जाना है पर यह बॉडीगार्ड मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, क्या तुम उनसे कह सकते हो कि वह अपने बॉडीगार्ड से कहे कि मुझे जाने दे। वही फ़ोन स्पीकर पर होने की वजह से कुणाल सब कुछ सुन रहा था। वह तुरंत ही अपना फ़ोन निकालकर अपने बॉडीगार्ड को कुछ मैसेज करता है। वही उसके बाद वह तुरंत ही अपना फ़ोन अपने जेब में डालकर अपने लंबे लंबे कदमों से चलते हुए ग्लास वॉल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले पूरी मुंबई को अपनी गहरी काली आंखों से देखने लगता है। वही कबीर जो कि इस वक्त ख्वाहिश से बात कर रहा था वह तुरंत ही कहता है, जी मैडम, जब बॉस मीटिंग से वापस आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा। इतना कहकर फ़ोन कट कर देता है। वही ख्वाहिश गार्डन में लगी बेंच पर बैठ जाती है और अपनी हेजल ब्राउन आंखों से पूरे गार्डन को देखने लगती है, क्योंकि गार्डन बहुत ही खूबसूरत था जहां पर देश विदेश के महंगे पौधे लगे हुए थे। साथ ही साथ वहां पर कई सारे फ्लावर लगे हुए थे, जिससे उसकी खुशबू ख्वाहिश की बेचैनी थोड़ी थोड़ी खत्म कर रही थी। आसपास का वातावरण काफी सुंदर था, पर भले ही पिंजरा सोने का हो पर पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, इसलिए ख्वाहिश को अब इस सब से नफरत होने लगी थी। सच बात तो ये थी कि उसे अपने आप से नफरत होने लगी थी कि उसने कुणाल कपूर जैसे इंसान से प्यार किया। एपिसोड 3। वही इस वक्त ख्वाहिश गार्डन में पड़े एक बेंच पर बैठी हुई थी और किसी गहरी सोच में घूम थी। उसके चेहरे पर इस वक्त मायूसी छाई हुई थी। ख्वाहिश इस वक्त अपने बचपन की यादों में खोई हुई थी कि अचानक से उसके कानों में बॉडीगार्ड की आवाज़ पड़ती है, जो अपना सर झुकाए ख्वाहिश के आगे आकर खड़ा होता है और ख्वाहिश से कहता है, मैडम आपको जहाँ जाना हो वहाँ जा सकती है, बॉस ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया है कि हम आपके साथ ही रहें। वही ख्वाहिश जब ये सुनती है तो उसके दिल में एक टीस उठती है, क्योंकि वह तो एक बॉडीगार्ड से भी गई गुजरी थी। अगर कुणाल को कुछ कहना भी होता तो वह उसको कॉल कर सकता था, पर नहीं, उसने बॉडीगार्ड को कॉल करके ये कहा। वही ख्वाहिश उस बॉडीगार्ड को अपनी हेजल ब्राउन आंखों से देखने लगती है और फिर तुरंत ही वहां से खड़ी होकर विला के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, जहां पर ब्लैक कलर की बुगाटी खड़ी थी और ड्राइवर उसके पास अपना सर झुकाए ख्वाहिश का इंतजार कर रहा था। वही ख्वाहिश उसको इग्नोर करके तुरंत ही विला के अंदर जाने लगती है और अपना पर्स और मोबाइल लेकर सीधा विला के बाहर जाने लगती है और कुछ ही देर में वह वहां पर मेन एंट्रेंस गेट के पास पहुंच जाती है, जहां पर वॉचमैन के साथ साथ 3-4 बॉडीगार्ड खड़े थे। वही बॉडीगार्ड जब देखते हैं कि मैडम उस कार में नहीं बैठी और यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रही है तो वह तुरंत ही ख्वाहिश से कहते हैं, मैडम सर ने आपको अकेले जाने के लिए नहीं कहा। वही ख्वाहिश कुछ कहने ही वाली थी कि बॉडीगार्ड तुरंत ही कहते हैं, मैडम हम आपको नहीं रोकेंगे, पर अगर सर को ये पता चल गया तो हमें हमारी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए प्लीज़ आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। वही ख्वाहिश अपना मन मार कर वहाँ खड़ी रहती है। वहीं कुछ ही देर में ब्लैक कलर की बुगाटी उसके सामने आकर रुकती है, जिसमें ख्वाहिश और मारिया बैठ जाते हैं। वहीं उनके पीछे एक और कार थी जिसमें बॉडीगार्ड बैठे हुए थे।
वहीं कुछ ही देर में दोनों गाड़ियां वहां से निकल जाती है और अपनी मंजिल की तरफ जाने लगती है। वही ख्वाहिश अपनी नजरें बाहर गड़ाए आसपास का नजारा देख रही थी और अपने अंदर के बवंडर को शांत करने की कोशिश कर रही थी। वह 1 महीने बाद विला से बाहर निकली थी, क्योंकि हर महीने ख्वाहिश को चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता था। शायद ही कोई ऐसा मौका होगा जहां पर उसके साथ कुणाल आया होगा। जब उसे पता चला था कि वह प्रेग्नेंट है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। वही खुशी कुणाल के साथ बांटना चाहती थी, क्योंकि कुणाल और उसकी लव मैरिज हुई थी। वह कुणाल को पिछले 2 सालों से जानती थी और उसकी उम्र छोटी होने के कारण उसे कुणाल से प्यार हो गया। उसे कुणाल के सिवा कुछ दिखता ही नहीं था। पर जब उसकी शादी हुई तो कुणाल का रवैया उसके प्रति चेंज हो गया। शादी के दूसरे दिन ही कुणाल ने अपने असली रंग दिखाए थे। कुणाल ने उसे सुहागरात रात के दूसरे दिन साफ कहा था कि वह उसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ उसे फंसाना चाहता था, वह सिर्फ उससे नफरत करता है। जब ख्वाहिश ये सुनती है तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वह ये सोचती है कि समय के साथ यह सब ठीक हो जाएगा। 1 महीने तक तो कुणाल ख्वाहिश के साथ इसी विला में रहता था, पर सिर्फ रात में, क्योंकि दिन में तो वह ऑफिस जाया करता था। उसके बाद कुणाल को जब पता चला कि ख्वाहिश प्रेग्नेंट है तो धीरे धीरे करके उसने इसे विला में आना बंद कर दिया। वह ख्वाहिश से बात भी ऐसे करता मानो वह ख्वाहिश को जानता ही ना हो। पहले तो ख्वाहिश शुरू में उसको फ़ोन किया करती थी, पर कुणाल उसका फ़ोन उठाता ही नहीं था। अगर उठाता था तो उसे डांटकर उसे खरी खोटी सुनाया करता था। वह बिजनेस मीटिंग का बहाना बनाए रात भर घर से बाहर रहता था। जब ख्वाहिश उससे कुछ पूछती थी तो उसका उल्टा ही जवाब देता था, या फिर उसे यह कहकर चुप करवा देता था कि मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारे पल्लू से हर वक्त बंधा रहूं, मैं तुम्हें सब कुछ बताना जरूरी नहीं समझता। ऐसा कहकर उसे डांट दिया करता था। वही ख्वाहिश भी अब धीरे धीरे करके उससे कोई सवाल नहीं करती थी, किसी रोबोट की तरह उसका हर कहा मानती थी, क्योंकि उसे लगता था कि शायद बच्चा आने के बाद उसका बिहेवियर चेंज हो जाए। इसलिए ख्वाहिश अभी तक चुप थी और वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब पहले जैसा हो जाए। अब कोई नहीं जानता था कि ख्वाहिश की जिंदगी में अब क्या होगा। खुद ख्वाहिश को भी नहीं पता था कि भगवान ने उसे इतना बदनसीब क्यों बनाया है, क्योंकि उसकी फैमिली में उसके भाई के अलावा कोई नहीं था। बचपन से ही ख्वाहिश का ख्याल उसके बड़े भाई सिद्धार्थ ने रखा था। सिद्धार्थ ख्वाहिश के लिए माँ बाप दोनों था। सिद्धार्थ एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था जो बेहद ही काबिल था। उसकी फैमिली मिडिल क्लास होने के बावजूद भी वह कभी किसी बुरे काम में इन्वॉल्व नहीं था। वह मेहनत से अपनी जिंदगी जीता था और उसकी जीने की मेन वजह ख्वाहिश थी, क्योंकि वह ख्वाहिश से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वह उसकी छोटी बहन थी। अगर उसके लिए उसे जान भी देना पड़े तो वह एक पल भी नहीं सोचता। ख्वाहिश का पूरा नाम ख्वाहिश शर्मा था, पर उसने कभी अपने मॉम डैड को नहीं देखा था। उसके लिए अपना भाई सुपर हीरो था, क्योंकि सिद्धार्थ ने कभी भी बुरे लोगों का साया अपनी बहन पर नहीं पड़ने दिया था। क्योंकि ख्वाहिश इतनी मासूम और बोली थी कि किसी के भी बातों में आ जाती थी, इसलिए सिद्धार्थ उसे किसी कीमती खजाने की तरह छुपा कर रखता था। इसलिए ख्वाहिश को पता नहीं था कि दुनिया कितनी बेरहम और मतलबी होती है, क्योंकि उसने कभी दुख दर्द झेला ही नहीं था। क्योंकि उसका भाई किसी चट्टान की तरह उसकी रक्षा कर रहा था। जब ख्वाहिश बड़ी हुई तो उसकी मुलाकात कुणाल से हुई, जो कि बिजनेस के सिलसिले में देहरादून आया हुआ था। तब ख्वाहिश सिर्फ 17 साल की थी। कच्ची उम्र होने की वजह से उसे कुणाल से प्यार हो गया। ऐसे ही 2 साल बीत गए। उसके बाद उसने कुणाल से शादी करने का सोच, और कुणाल भी उससे शादी करना चाहता था। जब उसका पता उसके भाई को चला तो सिद्धार्थ उसके खिलाफ हो गया, पर फिर भी कुणाल के कहने पर ख्वाहिश ने मंदिर में उसके साथ शादी कर ली। तब से लेकर आज तक उसके भाई ने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया था। आज ख्वाहिश की शादी को पूरे 7 महीने पूरे हो गए थे और वह एक ही बार में प्रेग्नेंट भी हो गई थी। ख्वाहिश ने कई बार उसको कॉल करने की कोशिश की, पर उसका भाई उसका कॉल उठा ही नहीं रहा था, जिससे उसे पता चल गया कि उसका भाई उसे बहुत नाराज है और वह उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और वह अब अपने भाई को अपनी परेशानी बताकर उसे और भी मजबूर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह अपने लिए हुए फैसले पर पछता रही थी। वह अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक से उसकी नज़र रोड के साइड में फुटपाथ पर पड़ती है, जिसे उसकी बेजान आंखों में एक चमक आ जाती है। वह तुरंत ही चिल्लाकर ड्राइवर से कहती है, जल्दी गाड़ी रोको। वही मारिया और ड्राइवर ख्वाहिश का ऐसा बिहेवियर देखकर चौंक जाते। एपिसोड 4, कूपर कॉर्पोरेशन। वही इस वक्त कूपर कॉर्पोरेशन में कुणाल मीटिंग हॉल में बीच वाली चेयर में किसी राजा की तरह बैठा हुआ था और आसपास अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड बैठे हुए थे, जो कि कुणाल से इस मंथ की प्रोग्रेस को लेकर डिस्कशन करना चाहते थे, या यूँ कहो कि कुणाल ने उन्हें ये बुलाया था। क्योंकि कुणाल को जरा सी भी लापरवाही मंजूर नहीं थी, इसलिए वह एक बार अपने हर डिपार्टमेंट की मंथली रिपोर्ट जरूर चेक करता था। वही सारे हेड इस वक्त डरे हुए थे, क्योंकि उनकी एक गलती उनका पूरा करियर बर्बाद कर सकती थी।
अगर उन्होंने एक गलती की तो कुणाल कपूर उन्हें यहाँ से धक्के मार कर निकाल देगा, और उससे भी बुरा ये होगा कि जो भी कुणाल कपूर को धोखा देता है या फिर उसे उलझने की कोशिश करता है तो रातों रात वह बर्बाद हो जाता है, और इसकी बर्बादी इतनी दर्दनाक होती है कि किसी की रूह तक कांप जाए। वहीं यहाँ पर कुणाल एक कंपनी की प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़ रहा था, क्योंकि कूपर कॉरपोरेशन के अंदर कई सारी कंपनियां आती थी। सारी कंपनियां कुणाल का असिस्टेंट कबीर और उसके 2 और पर्सनल असिस्टेंट थे जो इन सब का ध्यान रखते थे, पर सारा डिसीजन कुणाल लेता था। कुणाल की साइन के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था, क्योंकि कुणाल पूरे कपूर एम्पायर का मालिक था। वहीं पूरे मीटिंग रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। एसी रूम होने के बावजूद भी सभी लोगों को पसीना आ रहा था, क्योंकि सारे लोग कुणाल से बहुत डरते थे। वहीं यह मीटिंग 2 घंटे तक चलती है, जिसमें कुणाल ने 3 लोगों को तो फायर कर दिया था, और उसने अपने पीए को यह इंस्ट्रक्शन दिया था कि इन तीनों की तहखाने में अच्छे से खातिरदारी की जाए। उसके बाद कुणाल अपने केबिन में आकर तुरंत ही अपने लैपटॉप को खोलकर अपने कान में ईयरबड लगाकर अपनी काली गहरी आंखों से लैपटॉप स्क्रीन को देखने लगता है। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल इमोशनलेस था। दूसरी तरफ ख्वाहिश फुटपाथ पर अपनी नजरें गड़ाए ड्राइवर को गाड़ी रोकने का कहती है। वही ड्राइवर और मारिया जब ख्वाहिश की यह बात सुनते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि आज पहली बार ख्वाहिश की आवाज में थोड़ी खुशी झलक रही थी। क्योंकि शादी के दिन तक तो ख्वाहिश बहुत खुश थी, क्योंकि उसे लगा था कि वह दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की है, पर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उसकी मुस्कान कहीं गायब हो गई। अब उसकी आंखों में शिवा उदासी के कुछ नहीं दिखता था। वही ड्राइवर तुरंत ही गाड़ी रोकता है, जिससे ख्वाहिश बहुत संभाल कर गाड़ी से नीचे उतरती है और जाकर सीधा फुटपाथ पर चलते हुए डस्टबिन की ओर जाने लगती है, जहां पर एक छोटा सा पप्पी दुबक कर बैठा था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो बाकी कुत्तों ने उसे काफी परेशान किया हो, पर फिर भी वो पपी दिखने में बहुत ही क्यूट था। वही ख्वाहिश तुरंत ही डस्टबिन के नजदीक चली जाती है और वहां पर बैठे पपी को अपनी हेजल ब्राउन आंखों से देखने लगती है। वही पपी जब किसी को आता हुआ देखता है तो वह और डर जाता है, पर जब उसकी नज़र ख्वाहिश की नज़रों से मिलती है तो उसके अंदर का सारा डर गायब हो जाता है। वही ख्वाहिश अपनी प्यारी आवाज में उस पपी से कहती है, आपको तो बहुत चोट लगी है, क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे? वही छोटा पपी जो कब से दुबक कर बैठा हुआ था, जब वह ख्वाहिश की बात सुनता है तो उसके कान तुरंत खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पपी को इंसानों की भाषा समझ में आती थी। वही ख्वाहिश जब पपी का ऐसा रिएक्शन देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और अपने हाथों से उसको सहलाने लगती है। वहीं वह पपी भी खुश होकर अपनी पूंछ चटपटाने लगता है और अपनी प्यारी प्यारी आवाज से ख्वाहिश को कुछ कहने लगता है। वही मारिया जो कि ख्वाहिश के पीछे पीछे ही आई थी, जब ख्वाहिश को किसी कुत्ते के पिल्ले को पकड़ा हुआ देखती है तो वह तुरंत ही ख्वाहिश को थोड़ा डांटते हुए कहती है, मैडम आप इस कुत्ते के पिल्ले को क्यों छू रही हो? देखो ना कैसे डस्टबिन के पास पड़ा है, अगर आपको इसकी वजह से कुछ हो गया तो सर हमें छोड़ेंगे नहीं। वही ख्वाहिश तुरंत ही मारिया को अपनी आंखें दिखाते हुए कहती है, आप चुप हो जाए मारिया आंटी, और खबरदार इसे कुत्ते का पिल्ला कहा तो देखिए ये कितना क्यूट है। वही मारिया जब ये सुनती है तो अपना मुंह बनाते हुए कहने लगती है, कुत्ते के पिल्ले को कुत्ते का पिल्ला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वही वो पपी जब मारिया की बात सुनता है तो अपनी क्यूट आवाज में मारिया को देखकर आओ आओ करने लगता है। वही मारिया उस छोटे से पप्पी के ऐसे करने से थोड़ी चौंक जाती है। वही ख्वाहिश उस पप्पी के सर को सहलाते हुए मारिया से कहती है, देखो आंटी छोटू को आपकी बात बुरी लगी। वही मारिया उस पपी को एक नज़र देखकर तुरंत ही ख्वाहिश के चेहरे को देखती है, जहां पर इस वक्त खुशी नजर आ रही थी। वही ख्वाहिश तुरंत ही उस पपी को लेकर अपनी कार के पास जाने लगती है, क्योंकि वह चाहती थी कि इसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया जाए, जिसकी वजह से उसकी चोट ठीक हो जाए। उसके बाद वह उस पपी को अपने साथ रख सकती थी। वही ख्वाहिश तुरंत ही गाड़ी में बैठ जाती है, जिससे मारिया भी आकर गाड़ी में बैठ जाती है। उसके बाद ख्वाहिश ड्राइवर से कहती है, जल्दी से जल्दी एनिमल हॉस्पिटल ले चलो। वही ड्राइवर तुरंत ही अपना सर हाँ में हिला देता है और वहां से गाड़ी तुरंत ही एनिमल हॉस्पिटल के लिए मोड़ देता है। वही ख्वाहिश उस पपी को बहुत प्यार से देख रही थी और उसके बालों को सहला रही थी। इस बीच उसने जो व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहना था वह भी थोड़ा गंदा हो गया था, क्योंकि पपी के बालों में काफी मिट्टी लगी थी। वही मारिया जब ख्वाहिश के चेहरे पर वह मुस्कान देखती है तो उसे मन ही मन थोड़ा सुकून मिलता है। वहीं कुछ देर में वह एनिमल हेल्थ केयर सेंटर पहुंच जाते हैं। वही ख्वाहिश गाड़ी से उतरते ही वाली होती है कि मारिया तुरंत ही ख्वाहिश से कहती है, मैडम आप इस पपी को मुझे दे दीजिए, मैं इसका इलाज करवा कर लाती हूँ। अगर आपको यहाँ पर कुछ हो गया तो सर मेरी जान ही ले लेंगे। वही ख्वाहिश भी जब ये सुनती है तो अपना सर हाँ में हिला देती है, क्योंकि ख्वाहिश 6 मंथ प्रेग्नेंट थी। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो उसके बच्चे के साथ साथ उसकी भी जान को खतरा हो सकता था, और ख्वाहिश अपने बच्चों को लेकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी,
क्योंकि ख्वाहिश को लगता था कि अगर यह बच्चा उसकी जिंदगी में आ गया तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और कुणाल पहले की तरह उसे प्यार करने लगेगा। वही वो तुरंत ही उस पपी को मारिया के हाथों में दे देती है, जिससे मारिया और एक बॉडीगार्ड तुरंत ही वहां से एनिमल हेल्थ केयर सेंटर में चले जाते हैं। वही 20 मिनट ही गुजरे होंगे कि मारिया और बॉडीगार्ड खाली हाथ वापस आते हैं, जिससे ख्वाहिश को थोड़ी चिंता होने लगती है। वही मरियम जब ख्वाहिश का ऐसा बेचैन चेहरा देखती है तो तुरंत ही ख्वाहिश से कहती है, मैडम आप चिंता मत करें, हम इसे कल आकर ले जाएंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है इसे आवारा कुत्तों ने भी काटा होगा, इसलिए उसका सही से ट्रीटमेंट करना जरूरी है और इसके कई सारे टेस्ट भी करने होंगे, उसके बाद ही हम इसे घर ले जा सकेंगे। वही ख्वाहिश ये सुनती है तो अपना सर हाँ में हिला देती है। वही ड्राइवर तुरंत ही अपनी नज़रें नीचे करते हुए ख्वाहिश से कहता है, मैडम आपने हमें बताया ही नहीं कि आपको कहाँ जाना है। वही ख्वाहिश को खुद भी नहीं पता था कि वह कहाँ जाना चाहती है, क्योंकि उनका विला जंगल के बीचों बीच था, इसलिए 1 घंटा तो ट्रैवलिंग में ही निकल गया था। वही मारिया अचानक से कहती है, क्यों ना मैडम हम शॉपिंग पर चले, देखो ना अब आपको भी यह कपड़े थोड़े छोटे होने लगे हैं, इसलिए हम आपके और बच्चे के लिए ढेर सारे कपड़े खरीदेंगे, जिससे आपका भी दिमाग फ्रेश हो जाएगा। वही जब ख्वाहिश ये सुनती है तो थोड़ा सोचकर मारिया से कहती है, ठीक है हमारी आंटी। मारिया जब देखती है कि ख्वाहिश उसकी बात मान गई है तो वह बहुत खुश होती है, क्योंकि वह चाहती थी कि ख्वाहिश खुश रहे, क्योंकि अगर वह खुश रहेगी तो उसके बच्चे पर कोई बुरा असर नहीं होगा, वरना उसने हमेशा ही चाहत को उदास ही देखा था। क्योंकि मारिया कपूर मेंशन में पिछले 7 सालों से काम कर रही थी और वह कपूर फैमिली की भरोसेमंद मेड थी, इसलिए तो कुणाल ने उसे उस विला में रखा था, जिससे वह कपूर खानदान के आने वाले वारिस का अच्छे से ध्यान रख सके। वही गाड़ी वहां से सीधा सिटी मॉल के लिए जाने लगती है, क्योंकि सिटी मॉल मुंबई का सबसे बड़ा और सबसे महंगा मॉल था, जहां पर आम लोग कभी जा ही नहीं सकते थे। वही ख्वाहिश जब उस मॉल को देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसने आज तक ऐसा मॉल नहीं देखा था। जब वह देहरादून से यहाँ आई थी तब से वह विला में ही रहती थी, पर आज वह इतनी महंगी जगह पर शॉपिंग करने आई थी, इसलिए उसके लिए ये सब कुछ नया था। वही मारिया तुरंत ही गाड़ी से नीचे उतर जाती है और ख्वाहिश को गाड़ी से नीचे उतरने के लिए हेल्प करने लगती है। वही ख्वाहिश गाड़ी से नीचे उतरकर पूरे मॉल को अपनी हेजल ब्राउन नज़रों से देखने लगती है, क्योंकि मॉल काफ़ी बड़ा था और आज तक ख्वाहिश कभी ऐसी जगह पर नहीं गई थी, क्योंकि उसका सारा सामान मैंड लाया करती थी। वही पीछे आ रही बॉडीगार्ड की गाड़ी तुरंत ही वहां रुकती है और एक एक करके सारे बॉडीगार्ड ख्वाहिश के आसपास उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। वही ख्वाहिश जब ये देखती है तो उसे काफ़ी शर्म आ रही होती है, क्योंकि सारे लोग ख्वाहिश को ही देख रहे थे। वही ख्वाहिश तुरंत ही बॉडीगार्ड से कहती है, भैया आप मेरे साथ मत चलिए, मैं नहीं चाहती है सारे लोग मुझे किसी एलियन की तरह देखें। वही बॉडीगार्ड जब ये सुनते हैं तो थोड़ा घबरा जाते हैं, पर उन्हें जब याद आता है कि यह माल किसी और का नहीं बल्कि कुणाल कपूर का है तो वह थोड़े निश्चित हो जाते हैं, क्योंकि यह मॉल ऐसा था कि कोई आम इंसान अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वही ख्वाहिश की बात वह तुरंत मान जाते हैं और बाहर ही खड़े रहते हैं। वही वो दोनों जब मॉल में इंटर करती हैं तो ख्वाहिश की आंखें उस मॉल का अंदर का नज़ारा देखकर खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि मॉल बाहर से जितना आलीशान था उससे कई ज़्यादा अंदर से लग्जरियस था। इसलिए ख्वाहिश अपनी नज़रें इधर उधर किए पूरे मॉल को देखने लगती है। वही ऐसा नहीं था कि ख्वाहिश इन सभी लग्जरी चीज़ों के पीछे पागल थी, बल्कि ख्वाहिश आज पूरे 7 महीने बाद खुले आसमान के नीचे थी, जिसकी वजह से उसे आज बहुत अच्छा लग रहा था। एपिसोड 5। वही ख्वाहिश अपनी आंखों में चमक लिए आसपास का नज़ारा देख रही थी। वही मारिया ख्वाहिश को खुश देखकर मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया था। वह चाहती थी कि ख्वाहिश बाहर आकर थोड़ा हल्क-फुल्क करे। वही ख्वाहिश तुरंत ही अपनी एक नज़र अपने बगल में खड़ी मारिया को देखती है और उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्योंकि एक मारिया ही थी जिसके साथ ख्वाहिश का अपनेपन वाला रिश्ता था। क्योंकि मारिया ख्वाहिश के चेहरे को देखकर समझ जाती थी कि ख्वाहिश के दिल में क्या चल रहा है, और सच बात तो ये थी कि मारिया ख्वाहिश को अपनी बेटी जैसी मानती थी। वही ख्वाहिश तुरंत ही मारिया से कहती है, मारिया आंटी मुझे वेस्टर्न ड्रेस खरीदनी है, वह कहाँ पर मिलेंगे। वही मारिया को पता था कि ख्वाहिश आज पहली बार यहाँ पर आई है, इसलिए उसे कुछ पता नहीं होगा, पर वह मन ही मन ये सोच रही थी कि मैडम वेस्टर्न ड्रेस किसके लिए ले रही है, क्योंकि ख्वाहिश हमेशा इंडियन ट्रेडिशनल कपड़े पहनती थी। वही मारिया अपने ख्यालों को झटक कर तुरंत ही ख्वाहिश को लेडीज सेक्शन की ओर ले जाने लगती है। वही कुछ ही देर में वह लेडीज सेक्शन के अंदर पहुंच जाती है। वही वहां पर काम करने वाली सभी लड़कियां थीं।
वही ख्वाहिश जब से इस मॉल में आई थी तब से सारे लड़के उसे पलट पलट कर देख रहे थे, क्योंकि भले ही ख्वाहिश ने सिंपल सा अनारकली सूट पहना हो पर उसमें वह बहुत ही एलिगेंट और क्लासी लग रही थी। पर लड़कियां जो कि ख्वाहिश की खूबसूरती से जल रही थी, उन्हें ख्वाहिश किसी बहन जी से कम नहीं लग रही थी। वहीं मारिया और ख्वाहिश जब लेडीज सेक्शन में पहुंचते हैं तो वहां पर काम करने वाली लड़कियां ख्वाहिश को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगती है। उन सब की आंखों में ख्वाहिश को देखकर घृणा भरे भाव थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ख्वाहिश कोई मिडिल क्लास लड़की है और यहाँ पर कपड़े खरीदने आई है। क्योंकि वह ख्वाहिश के कपड़ों को देखकर उसे जज कर रहे थे, क्योंकि ख्वाहिश के कपड़ों पर अभी भी थोड़ी मिट्टी लगी हुई थी और उसके धब्बे अनारकली सूट पर दिख रहे थे, और उसका बड़ा हुआ पेट को देखकर उन्हें यही लगता है कि यह बहन जी इतनी एक्सपेंसिव जगह पर क्या कर रही है। क्योंकि इस मॉल में काम करने वाले हर स्टाफ की सैलरी ज़्यादा थी, इसलिए सभी फीमेल स्टाफ अपने आप को रईस समझने लगी थी। उन्हें ये लगता था कि यह मॉल उनका है। वही ख्वाहिश अपनी नज़रें इधर उधर किए हुए पूरे स्टोर को गौर से देखने लगती है, जहां पर डमी लगे हुए थे और उस पर बहुत ही सुंदर और सेक्सी ड्रेस पहनाई हुई थी। ख्वाहिश भले वेस्टर्न कपड़े न पहनती हो पर उसे वेस्टर्न कपड़ों की पूरी नॉलेज थी। ख्वाहिश यहाँ पर अपने लिए नहीं बल्कि मारिया की बेटी जेंसी के लिए आई थी, क्योंकि जेंसी इस वीक अपने कॉलेज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेने वाली थी और यह ख्वाहिश को पता था, क्योंकि मारिया ने उसे यह बताया था। जेंसी भी ख्वाहिश की उम्र की ही थी। कभी कभार जेंसी भी ख्वाहिश से मिलने यहाँ आया करती थी और ख्वाहिश भी उसे अपनी बहन की तरह मानती थी, पर उसे पता था कि मारिया की फैमिली बहुत ही मिडिल क्लास है, इसलिए वह इतनी महंगी ड्रेस एफर्ट नहीं कर सकती थी। और ख्वाहिश दिल से चाहती थी कि जेंसी इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीते, इसलिए वह जेंसी की मदद करना चाहती थी। क्योंकि वहां पर कॉलेज में सभी अमीर बाप की बिगड़ी औलादें पढ़ाई करने आती थी और जेन्नसी ने अपने दम पर स्कॉलरशिप पाकर वहां पर एडमिशन लिया था, पर फिर भी लोग उसे नीच नज़रों से देखते थे क्योंकि वह गरीब थी। इसलिए ख्वाहिश चाहती है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जेंसी को कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए वह उसके लिए यहाँ कपड़े खरीदने आई थी। और यह बात का पता मारिया को भी नहीं था, क्योंकि मारिया को लगा था कि ख्वाहिश खुद के लिए कपड़े खरीदने आए हैं। वही ख्वाहिश अपनी नज़रें इधर उधर करके देख ही रही थी कि उसकी नज़र एक जगह ठहर जाती है, जहां पर बहुत ही सुंदर सिंड्रेला गाउन शॉप के बीचों बीच डमी पर पहनाया हुआ था, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। साथ ही साथ ख्वाहिश को भी उसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी, क्योंकि वह ऐसा ही गाउन चाहती थी जो किसी के पास ना हो और यूनिक हो। वह चलते चलते उस डमी के पास जाती है जहां पर उस सिंड्रेला गाउन को पहनाया हुआ था, क्योंकि लेडीज सेक्शन काफ़ी बड़ा था और जहां पर बीच बीच में कई सारे डमी रखे हुए थे जिस पर अलग अलग ड्रेस पहनाई हुई थी। वही ख्वाहिश तुरंत ही सिंड्रेला गाउन के पास जाकर उसे अपने हाथों से छूने ही वाली होती है कि तुरंत ही एक फीमेल स्टाफ आकर ख्वाहिश को मना कर देती है और ख्वाहिश को अपनी गुस्से भरी नज़रों से देखने लगती है और कहती है, तुम इसे मत छुओ वरना गंदा हो जाएगा। तुम्हें पता है इसकी कीमत क्या है? अगर तुम अपने आप को बेच भी दो तो इतने पैसे नहीं ला सकती। वही ख्वाहिश जब उस फीमेल स्टाफ की बदतमीजी सुनती है तो वह तुरंत ही गुस्सा हो जाती है। वह कुछ कहने ही वाली होती है कि अचानक से जो फीमेल स्टाफ ख्वाहिश को कुछ कह रही थी वह तुरंत ही भागकर लेडीज सेक्शन के एंट्रेंस गेट की ओर जाने लगती है। वही सारी फीमेल स्टाफ एक एक करके एंट्रेंस गेट की ओर जाने लगती हैं और एक लाइन में खड़ी हो जाती हैं। वही ख्वाहिश समझ नहीं पा रही थी कि उन सभी स्टाफ को क्या हुआ है जो ऐसे बाहर जा रही हैं। वही कुछ ही देर में उसे कई सारे लोगों की आने की आहट सुनाई देती है। वह इस वक्त एंट्रेंस गेट से काफ़ी दूर थी, इसलिए वह देख नहीं पा रही थी कि कौन लोग हैं जो इतने अमीर हैं कि जिसकी वजह से सारे लोग उसकी खातिरदारी करने चले गए। वह अपनी नज़रें एंट्रेंस गेट पर के बाहर से आते हुए लोगों को देखने की कोशिश कर रही थी। वही मारिया तुरंत ही ख्वाहिश के पास जाती है और ख्वाहिश से कहती है, बेटा तुम ठीक तो हो ना? वही ख्वाहिश अपना सर हाँ में हिला देती है। मारिया को उस सेल्स गर्ल के ऊपर काफ़ी गुस्सा आया था। वो यहाँ पर उसे डांटने ही आई थी, पर जब वह देखती है कि वह किसी का स्वागत करने के लिए एंट्रेंस गेट पर खड़ी है तो वह कुछ नहीं कहती। वही सारी फीमेल स्टाफ वहाँ पर आई हुई लड़की को ग्रीट करती है। वही ख्वाहिश तुरंत ही उन सब को इग्नोर करती है और वहाँ पर लगी ड्रेस को देखने लगती है। वही जो लड़की लेडीज सेक्शन के अंदर आई थी, वह अपनी नज़रें इधर उधर करके देखती है तो उसकी आंखों में गुस्सा आ जाता है। वह तुरंत ही अपनी हाई हील से तक तक की आवाज़ करते हुए सीधा ख्वाहिश के पास जाने लगती है और जाकर उसे जोरदार चांटा मार देती है, जिससे ख्वाहिश लड़खड़ा जाती है और उसका चेहरा एक तरफ झुक जाता है। वही मारिया तुरंत ही आकर ख्वाहिश को संभाल लेती है, वरना वह फर्श पर गिर सकती थी। वही ख्वाहिश अपने गाल पर हाथ रखकर सामने खड़ी लड़की को देखने लगती है। वही सारी फीमेल स्टाफ तुरंत ही यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है।
एक आदमी जो कि उस लड़की के साथ आया था वह भी यह सब देखकर अपनी आंखें कठोर कर लेता है और अपनी हाथों की कस के मुट्ठी बना लेता है। वही सारी फीमेल स्टाफ वहां पर आकर खड़ी हो जाती है और जो फीमेल स्टाफ पहले ख्वाहिश को डांट रही थी वह तुरंत ही ख्वाहिश से कहती है, अरे मैंने तुमको मना किया था ना कि उसे मत छुओ। तुम जैसे लोग को एक बात आसानी से समझ में नहीं आती क्या? तुम्हें पता है ये ड्रेस किसकी है? और पता नहीं तुम जैसे लोगों को सिक्योरिटी गार्ड यहाँ कैसे आने देता है? वही जिस लड़की ने ख्वाहिश को चांटा मारा था वह घमंड से ख्वाहिश के सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था, क्योंकि वह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की नंबर 1 एक्ट्रेस तन्वी खुराना थी जो कि एक अमीर परिवार से बिलोंग करती थी और साथ ही साथ वह बहुत घमंडी थी। वह यहाँ पर अपने ऑर्डर किए हुए गाउन को लेने आई थी और यह गाउन और कोई नहीं बल्कि जिस गाउन को ख्वाहिश में पसंद किया था वह था। वही ख्वाहिश अपना सर ऊपर करके तन्वी को देख ही रही थी कि उसकी नज़र उसे के पीछे खड़े एक आदमी पर गई जो कि उसे ही अपनी काली गहरी आंखों से देख रहा था। वही तन्वी खुराना जब देखती है कि यह लड़की उसके पीछे खड़े आदमी को देख रही है तो तुरंत ही उसे ख्याल आता है कि उसने जल्दी जल्दी में क्या कर दिया। इसलिए वह तुरंत ही अपनी भोली शक्ल बनाकर उस आदमी के पास जाती है और अपने चेहरे पर ढेर सारी मासूमियत लाते हुए उस आदमी से कहती है, मिस्टर कपूर देखिए ना, इस लड़की ने मेरा ड्रेस खराब कर दिया। इतना कहकर वह तुरंत ही उस आदमी का हाथ पकड़ लेती है। वही जब सारी फीमेल स्टाफ मिस्टर कपूर नाम सुनती है तो तुरंत ही चौंक जाती है, क्योंकि उन्हें लगा था कि यह आदमी कोई आम आदमी होगा। वह तो सिर्फ तन्वी खुराना को देखकर उसकी खातिरदारी कर रही थी, पर जब उन्हें पता चला कि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि इस मॉल का मालिक कुणाल कपूर है तो वह चौंक गई, क्योंकि कुणाल ने इस वक्त अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था जिससे सब उसे पहचान नहीं पा रहे थे। वही मारिया जब तन्वी और कुणाल को साथ में देखती है तो उसे कुणाल पर बहुत गुस्सा आने लगता है, पर वह कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि वह एक नौकर थी। एपिसोड 6। वही मारिया और ख्वाहिश एक तक कुणाल को देख रही थी, क्योंकि उन दोनों को ही लगता था कि कुणाल ख्वाहिश के बचाव में कुछ रहेगा। इसलिए ख्वाहिश आखिरी उम्मीद के साथ अपनी हेजल ब्राउन आंखों से सामने खड़े बेदिल आदमी को देखने लगती है। वही कुणाल के साथ तन्वी उससे चिपक कर खड़ी थी और वह अपनी आंखों में झूठे आंसू लाते हुए कुणाल से कहती है, देखो ना कुणाल, इस लड़की ने मेरी ड्रेस गंदी कर दी है और किस बेशर्म की तरह मेरे सामने मुझे घूर रही है। तुम्हें पता है ना मेरे लिए ये ड्रेस कितनी इम्पोर्टेंट है? अगर उसने उसमें से एक डायमंड भी चोरी कर लिया तो मेरी पूरी ड्रेस खराब हो जाएगी। वही कुणाल कुछ नहीं कहता, वो बस एक तक अपने सामने खड़ी मारिया और ख्वाहिश को देख रहा था। उसके आंखों से यह पता नहीं चल रहा था कि वह इस वक्त क्या सोच रहा है। वही जो फीमेल स्टाफ ये सुन रही थी वह तुरंत ही ख्वाहिश के पास आती है और उसे बदतमीजी करते हुए कहती है, ओह हाँ, मैं तो ये भूल ही गई थी कि इस ड्रेस में डायमंड भी लगे हुए हैं और एक डायमंड की कीमत लाखों में है। अगर इस लड़की ने उनमें से किसी डायमंड को चोरी कर लिया तो मैडम हमें छोड़ेगी नहीं। ख्वाहिश का ध्यान तो उसे पर लगे हुए डायमंड पर गया ही नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि यह डायमंड नकली होगी। उसे क्या पता था कि उस ड्रेस पर लगे हीरे असली है, वरना वो उस ड्रेस के पास जाती ही नहीं। वही तन्वी फीमेल स्टाफ से कहती है, अगर तुम्हारी वजह से मेरी ड्रेस का एक भी डायमंड मिसिंग हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसलिए जल्द से जल्द उस लड़की की तलाशी लो। मुझे इन जैसी लड़कियों के बारे में सब पता है, महंगे महंगे मॉल में जाकर उनकी चोरी करने की आदत होती। इतना कहकर वो फीमेल स्टाफ की ओर देखने लगती है। वही फीमेल स्टाफ तुरंत ही ख्वाहिश के पास आती है और उसके हाथों से उसका पर्स छीनकर उस पूरे पर्स को किसी गंदी चीज की तरह अपने हाथों में लेती है और ख्वाहिश को ऊपर से नीचे तक घुरते हुए उस पर्स को सीधा उल्टा कर देती है। इस बीच ख्वाहिश ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकला था, क्योंकि वह चाहती थी कि कुणाल उसके लिए कुछ बोले, पर उसकी उम्मीद अब टूटती हुई नजर आ रही थी। वही मारिया जब ये देखती है तो तुरंत ही सर्स गर्ल को धमकाते हुए कहती है, तुम्हें पता है तुम किसके साथ बदतमीजी कर रही हो? वही मारिया आगे कुछ कहती उसके पहले ही ख्वाहिश उसका हाथ पकड़कर अपना सरना में हिला देती है, जिससे मारिया मजबूर हो जाती है। मारिया को अब कुणाल पर ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता था। वहीं कुछ ही देर में चाहत का पूरा सामान फ्लोर पर पड़ा हुआ था, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एक सिंदूर की डिब्बी और लिप बाम और कुछ दवाई थी। उसमें से एक यूनिक लॉकेट निकला था जो दिखने में बहुत ही साधारण था। वही सारी फीमेल स्टाफ उन सबको ऐसे देख रही थी मानो कोई कचरा हो। फिर अपना मुंह बनाते हुए तन्वी से कहती है, नहीं मैडम, उनके पास कुछ नहीं है। वही ख्वाहिश तुरंत ही नीचे झुककर अपना सामान उठाने ही वाली होती है कि मामरिया तुरंत ही उसे मना कर देती है और वह खुद झुककर नीचे पड़े सामान को ख्वाहिश के पर्स में रखने लगती है। वही कुणाल जो कि कब से ये सब देख रहा था वह तुरंत ही अपना हाथ तन्वी के कमर पर रखते हुए तन्वी से कहता है,
चलो बेबी हम यहाँ से चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा ड्रेस लेकर आऊँगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी यह ड्रेस अब गंदा हो गया है इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम ये पहनो। इतना कहकर तुरंत ही अपनी नज़रें फीमेल स्टाफ की ओर कर देता है और उन्हें देखकर उनसे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम ये ड्रेस इस लड़की को दे दो, इसने वैसे भी इसे छूकर गंदा कर दिया है। वही तन्वी जब ये सुनती है तो उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि सबके सामने कुणाल कपूर ने उसका साथ दिया था, क्योंकि वह तो कुणाल के कहने पर उसके साथ यहाँ आई थी क्योंकि वह कुणाल की फैशन कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर थी। वही तन्वी को जब महसूस होता है कि कुणाल उसमें इंटरेस्टेड है तो उसको बहुत खुशी होती है, पर उसे थोड़ा दुख भी हो रहा था क्योंकि सामने रखी ड्रेस काफ़ी कीमती थी। उसने 5 करोड़ देकर इस ड्रेस को बनवाया था और वह नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह की गलती हो, इसलिए वह खुद यहाँ पर उस ड्रेस को लेने आ गई थी। वही तन्वी तुरंत ही कुणाल से कहती है, कुणाल तुम बहुत अच्छे हो और ये लड़की कितनी बदतमीज है जिसने मेरी इतनी कीमती ड्रेस खराब करके मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगी। वही ख्वाहिश जब ये सुनती है तो तुरंत अपना सर नीचे झुकाते हुए सामने खड़ी घमंडी लड़की से माफ़ी मांगने लगते हैं। वह अपना सर झुकाते हुए तन्वी से कहती है, सॉरी मैम, मेरी वजह से आपका कीमती ड्रेस खराब हो गया, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वही तन्वी जब ये सुनती है तो उसके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान आ जाती है। वही तन्वी के बगल में खड़ा कुणाली बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। उसके बाद वह तुरंत ही तन्वी का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगता है। उसने एक बार भी मुड़कर पीछे नहीं देखा था। वही तन्वी तो आज आसमान में उड़ रही थी। वही कुछ ही देर में कुणाल और तन्वी वहां से बाहर निकल जाते हैं। वहीं आसपास खड़े सारे लोग और फीमेल स्टाफ ख्वाहिश को अपनी गुस्से भरी नज़रों से देख रहे थे। वहीं एक फीमेल स्टाफ तुरंत ही उस सिंड्रेला गाउन के पास जाती है और उसे डमी से उतार कर सीधा ख्वाहिश के मुंह पर फेंक देती है और कहती है, तुम्हें तो मिस्टर कपूर को थैंक यू कहना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें इतनी महंगी ड्रेस मिली है। मुझे नहीं लगता कि तुम ये ड्रेस कभी खरीद पाती, पर तुम्हारा नसीब अच्छा है कि तुम्हारी मुलाकात मिस्टर कपूर और उनकी गर्लफ्रेंड से हो गई। इतना कहकर तुरंत ही वहां से जाने लगती है। वही ख्वाहिश की आंखें इस वक्त लाल थी, बावजूद उसकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे क्योंकि उसने अपना दर्द अपने सीने में दफन करके रखा था। वही मारिया गौर से ख्वाहिश को देखने लगती है जिसकी आंखें खून की तरह लाल थी। उसकी हेजल ब्राउन आंखों में एक अलग सैलाब आया हुआ था। वही जब मारिया की नज़र ख्वाहिश के गाल पर जाती है तो वह तुरंत ही ख्वाहिश का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगती है। क्योंकि थप्पड़ के कारण ख्वाहिश के गालों पर सूजन हो गई थी, साथ ही साथ तन्वी के नाखून लगने की वजह से ख्वाहिश के गाल पर खून आने लगा था। वही मॉल में खड़े सारे लोग चाहत और मारिया को अजीब नज़रों से देख रहे थे जैसे कि वह कोई चोर हो। वहीं कुछ ही देर में वह मॉल से बाहर निकल जाते हैं। वही वह मॉल से बाहर निकले ही थे कि अचानक से उनके सामने उनकी गाड़ी आ जाती है। इस वक्त हैरानी की बात यह थी कि जो बॉडीगार्ड की गाड़ी थी वह अब उनके साथ नहीं थी, सिर्फ ख्वाहिश जिस गाड़ी में आई थी वही गाड़ी मौजूद थी। वही चाहत ने इस वक्त अपने हाथ में उस सिंड्रेला गाउन को पकड़ा हुआ था और उसका पर्स मारिया के हाथों में था। वहीं कुछ ही देर में वह दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।